हरियाणा में फिर शुरू हुई बहुमत और अल्पमत की सियासत। जी हां, कांग्रेस ने सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। कांग्रेस ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आज राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे कांग्रेस विधायक। बीजेपी का दावा यह है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है। अब इस मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने नायब सिंह सैनी सरकार को खूब जमकर घेरा। आज मौका कांग्रेस पार्टी के पास तो है, लेकिन एक ड्रॉबैक है, एक नकारात्मक पहलू यह है कि किरण चौधरी कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गई। आज परेड करवाने की बात कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन उनकी एक विधायक तो दूसरी पार्टी में चली गई। खैर, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही है, एक सियासी माहौल पैदा करने की बात हो रही है। नायब सिंह सैनी सरकार को अल्पमत में कांग्रेस पार्टी बताती है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे लिए, तो हम तो बहुमत में हैं, पूर्ण बहुमत। बेशक अकेले दम पर बीजेपी नहीं पा पाई 2019 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद जेडीपी से नाता टूटा, फिर भी सरकार दोबारा बनाई। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इससे पहले क्या कहा था, क्या पॉइंट्स थे, क्या टेक्निकल बिंदु हैं, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। विपक्ष जो है एक बार फिर अल्पमत में सरकार होने के दावे के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। कैसे देख रहे हैं आप, और क्या अभी फिलहाल हरियाणा विधानसभा के अंदर स्थिति है? देखिए, जहाँ तक सरकार में अल्पमत में होने का सवाल है, मैंने कई बार कहा है कि जो संख्या विधानसभा के पास अधिकृत है, उसके मुताबिक जो नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट है वो अभी बहुमत के अंदर है। जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सवाल है, उन्होंने खुद कहा है कि हम कोई नो कॉन्फिडेंस लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन सरकार खुद अपने आप त्यागपत्र दे। एक जो बहुमत की सरकार, वो क्यों त्यागपत्र दे, इसका कारण तो हुड्डा जी ही बताएंगे। तो वो जो उनके पास 45 सदस्य हैं, उनको साथ लेकर के जाएं और उनको बताएं कि ये 45 लोग मेरे साथ हैं, आप सेशन कॉल करिए, या जो नो कॉन्फिडेंस हम लाना चाहते हैं वो राज्यपाल महोदय के पास 45 लोगों की संख्या जो है, 45 विधायकों की, वो लेकर के जाएं। क्या विधानसभा का जो सत्र है सर, मानसून सत्र, उसके आने को लेकर के कोई तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? नहीं, अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है कि मानसून सत्र कब होगा, कितने समय का होगा, कितने दिन का होगा। लेकिन आम तौर पर अगस्त के अंदर ये मानसून सत्र जो है, अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ये अक्सर होता है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भले ही जो परेड की बात कही जा रही है, लेकिन जो सरकार के पक्ष में जो विधायक हैं, उसमें एक विधायक जो हैं जिस तरीके से स्वर्गवास हो गया उनका, या फिर जो गोपाल कांडा है, वो पूरी संख्या उस तरीके के गिनवाते नजर आते हैं जो सरकार के पक्ष में खड़ी है। बाकी भले ही एक साथ ना हो, लेकिन सरकार के विरोध में जो दूसरे जो विधायक हैं वो नजर आते। देखिए, ये कौन विरोध में कौन नहीं है, उससे सरकार का अल्पमत या बहुमत तय नहीं होता। सरकार का अल्पमत या बहुमत तय होता है विधायकों की संख्या से। विधायकों की संख्या सरकार के साथ कितनी है और विपक्ष के साथ कितनी है। अभी सवाल आपके मन में यही होगा कि अल्पमत वाली बात कहाँ से आ रही है, बहुमत वाली बात कहाँ से आ रही है। अब अगर विधायकों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रणजीत सिंह इस्तीफा दे चुके थे, माइनस कर दीजिए आप, ये आंकड़ा 90 का ना होकर 90 का ना होकर 89 यानी कि 89 हो जाता है। वरुण मुलाना इस्तीफा दे चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, 88 विधायक होते हैं। और यहाँ अगर किरण चौधरी को भी आप जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो आने वाले वक्त की बात है। अब इस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी के पास अगर सपोर्ट की बात करें तो खुद के विधायक भी हैं, और एक नैनपाल रावत का सीधा सीधा उनको समर्थन है। राकेश दौलताबाद का निधन हो गया था, इसलिए एक सीट को आप उधर से माइनस कर दीजिए, तो ये आंकड़ा होता है 87 का। अभी फिलहाल की मौजूदा स्थिति की हम बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर किरण चौधरी का इस्तीफा या माफ़ कीजिएगा उनको अयोग्य घोषित किया जाता है
तो फिर ये और आंकड़ा कम हो जाएगा, फिर बहुमत का आंकड़ा भी कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये 41 + 2 = 43। कांग्रेस पार्टी जो कि पहले जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो आंकड़ा 30 पार था। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था क्योंकि कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। भव्य बिश्नोई चुनाव जीते, उपचुनाव जब हुआ था आदमपुर में, आपको याद भी होगा। इसलिए बीजेपी का आंकड़ा बड़ा है। अगर 2019 का आंकड़ा देखेंगे बीजेपी का कम था, कांग्रेस का ज़्यादा था, -+ हो गया। और इधर बाकी आप जानते हैं इंडिपेंडेंट है, बलराज कुंडू भी हैं, अभय चौटाला इनेलो की तरफ से विधायक हैं, गोपाल कांडा समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, नैनपाल रावत का भी हमने आपको बताया था कि वो भी समर्थन दे रहे हैं। रंजीत सिंह का इस्तीफा हो ही चुका है सांसद का चुनाव लड़ने से ठीक पहले। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड इसे और समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं। जितेंद्र, मैं सीधे सीधे आंकड़ों पर बात करूंगा, एक बार दर्शकों को आप समझाइए अभी तक मौजूदा सिनेरियो क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है विधानसभा की, अल्पमत में किस सूरत में नायब सिंह सैनी सरकार लगती है विपक्ष को, और इधर अगर बात करो सरकार किस दावे को अपना मजबूत बता रही है कि हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल कमल, आपने ठीक कहा कि सरकार का दावा एक और जो है पूरे विश्वास मत हासिल करने का है, विश्वास मत हासिल करके ही सरकार बनी है। लेकिन विपक्ष का ये दावा है कि अल्पमत में सरकार है। इसका सीधा सीधा कारण जो गिनवाते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, वो विधायकों के आंकड़े के साथ है। हालांकि अभी कुछ आंकड़ा जो है उसमें तब्दीली ज़रूर हुई है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस का एक विधायक घटा, भव्य बिश्नोई भाजपा से विधायक बनकर के आए, एक विधायक भाजपा का बढ़ा, यानी कि भाजपा की जो कुल संख्या है भव्य बिश्नोई के आने के बाद वो 41 है। इसके बाद नायब सैनी भी दोबारा जिस तरीके से उपचुनाव में जीत करके आए, तो ये संख्या कुल मिलाकर के 41 जो है वो भाजपा की संख्या बनी हुई है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत 42, गोपाल कांडा 43, ये 43 विधायक जो है एक मुश्त भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। 2 विधायक जजपा के हैं जिन्होंने समर्थन पूरे तौर पर दे रखा है, हमने देखा, तस्वीरें भी इसकी देखी है किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ वो जो है तस्वीरों में सामने नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में जो 2 विधायक हैं वो घट गए हैं। तीसरे विधायक को डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उनकी संख्या घटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के ये जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो 28वां जो विधायक किरण चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या निर्णय अभी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 31 में से जो 2 विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई और वरुण मुलाना जो है वो घट चुके हैं। 29 की संख्या जो है वो कांग्रेस के पास है। वो 29 से 28 कब होगी ये स्पीकर को तय करना है। इसी के साथ साथ 10 विधायक जेजेपी के हैं। यानी अगर हम देखें, क्योंकि ये तो साफ है कि किरण चौधरी किसी भी सूरत में अगर विधायक भी रहती हैं तो वो कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाली है। 10 विधायक अगर जेजेपी के अगर हम देखते हैं जो कि अलग थलग हैं, 2 विधायकों के बेटे जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। रामकरण काला ने तो हमारे चैनल पर ये भी कहा था कि वो भी आने वाले समय में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। यानी ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस की ओर 2 विधायक जो है वो जजपा के रुख कर चुके हैं। तो 2 विधायकों ने भाजपा को भी समर्थन दे दिया। यानी पूरे तौर पर जो जेजेपी की जो टूट है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि आंकड़ा क्या होगा। इसके बाद जो आंकड़ा गिनवाया जाता है उसमें जो है माफ़ी चाहेंगे अभय चौटाला को और बलराज कुंडू को गिनवाते हुए वो नज़र आते हैं कि वो भी इस तरीके से सरकार के जो है विपक्ष के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि क्या दावा है जिसको लेकर के विपक्ष जो है आज 5 बजे बंडारू दत्तात्रेय जो कि राज्यपाल है हरियाणा के, उनसे मिलेंगे। किन आधार पर मांग की जाएगी, किस तरीके से मांग की जाएगी और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के जो बात कही जा रही है उसमें उस दावे में कितना दम है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज विपक्ष की जो ये मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यानी जो आंकड़ा आपने बताया कि अभी 87 का आंकड़ा है, अगर वो 86 का भी अगर होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा। ये भी चर्चा का विषय आमतौर पर बना हुआ है कि जो विधायक सरकार को समर्थन दे चुके हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो खुल करके या तो जो है सरकार के साथ खड़े होकर के नजर आ जाएं, फिर उसके बाद जो कार्रवाई होगी होती रहेगी।
और दूसरी तरफ इस्तीफे देने को लेकर के भी चर्चाएं थी कि ऐसे विधायक अगर इस्तीफा देते हैं तो सरकार का आंकड़ा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जो कि किरण चौधरी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी ये आंकड़ा और मजबूत होते हुए नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरे तौर पर आश्वस्त है और विपक्ष इस दावे के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है कि सरकार अल्पमत में है। अब ये देखना है कि आंकड़ों के इस खेल में फाइनल आंकड़ा विपक्ष के पास कितना है और सत्ता पक्ष के पास कितना है। इस आंकड़े को यहाँ सिर्फ सरकार के अल्पमत और बहुमत से ही जोड़ करके नहीं देखा जाएगा। आने वाले जो राज्यसभा का चुनाव है उसके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण यह आंकड़ा रहने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट विपक्ष अगर लेकर के आता है तो उसमें भी बहुत हद तक ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होंगी। तो ये देखना है कि किस तरीके से ये जो गणित है विधानसभा में विधायकों का, वो गणित किस तरीके के समीकरण राज्यसभा के वोट का फॉर्मूला भी हम जजपा के जो देखेंगे वो क्या बनता है और उस पर भी हम गहराई से बातचीत करेंगे। वो आने वाले वक्त की बात है क्योंकि वो भी बड़ा उलझन वाला फॉर्मूला है जितेंद्र, जिसके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। और एक दो फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर एक वोट निकल कर सामने आता है कि किसको कितने वोट चाहिए कैंडिडेट को जीतने के लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। और आपने ठीक कहा, ये सिर्फ ना आज अल्पमत बहुमत के मामले को लेकर हमें देखना चाहिए बल्कि आने वाले वक्त में एक राज्यसभा सीट को लेकर जो वोट एक कैंडिडेट को चाहिए उसको लेकर भी हमें देखना चाहिए कि विधायक किसके पास किस तरह से हैं आंकड़े के तौर पर। धन्यवाद जितेंद्र जानकारी के लिए।